चलिए पहला सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको देना है कि डॉट डॉट का संबंध शूटिंग से है। ऑप्शन लिखे हुए हैं इसमें 4। साक्षी मलिक, ये मिताली राज है, साक्षी मलिक है, मिताली राज है, मिताली राज है, मैरी कॉम है, अवनी लेखारा है। अपना आंसर लगाइए 2 सेकंड के भीतर। आपको जो है 2 सेकंड का समय है आपके लिए। आपको जवाब देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। लगा दिया? चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए अवनी लेखारा जो है वो प्लेयर है किसकी? शूटिंग की। और शूटिंग को और क्या कहते हैं? निशानेबाजी। अब मैंने 4 नाम यहीं पे मेंशन करे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। देखो 4 नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है, हालांकि आपको पता भी होगा। साक्षी मलिक कौन सा खेल खेलती हैं? तो कुश्ती की प्लेयर हैं साक्षी मलिक। मिताली राज का नाम आपने सुना होगा, वो कौन सा खेल खेलती थी? क्रिकेट। अब तो वो रिटायर हो गई हैं मिताली राज। मैरी कॉम का नाम सुना होगा, वो कौन सा खेल खेलती थी? बॉक्सिंग, मतलब मुक्केबाजी। अवनी लेखारा कौन सा खेल खेलती हैं? तो निशानेबाजी, जिसको शूटिंग कहते हैं। वो पैरा एथलीट हैं और अभी ओलंपिक जो पेरिस में हो रहे हैं उन्होंने गोल्ड भी जीता है, गोल्ड मेडल। तो ये नाम आ सकता है किसी भी एग्जाम में, चाहे एसएससी जीडी हो या अन्य एग्जाम हो। साइना नेहवाल वो प्लेयर हैं किस चीज़ की? तो वो प्लेयर हैं बेटा बैडमिंटन की। इस तरीके से खेलों के सवाल रेलवे में भी आते हैं और खेलों के सवाल एसएससी जीडी में भी आते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लो। साक्षी मलिक का खेल है कुश्ती, मिताली राज का है क्रिकेट, मैरी कॉम का खेल है मुक्केबाजी, अवनी लेखारा का खेल है निशानेबाजी और साइना नेहवाल का खेल है बैडमिंटन। करेक्ट। चलो अगला सवाल देखते हैं बेटा, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन है 5, बी में 10, सी में 11, डी में 15। 2 सेकंड में अपना आंसर लिखिए। क्या है आपका आंसर? पहले आप अपना आंसर लगाइए, क्या आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, वो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है बेटा? 11 है। कितने मूल कर्तव्य हैं हमारे? 11 है। अब देखिए मूल कर्तव्यों के, मूल अधिकारों के सवाल एग्जाम में आते ना। तो देखिए भैया, अगर हम बात करें और क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा एसएससी जीडी जैसे एग्ज़ामों के लिए, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो जैसे मौलिक कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं? भाग 4 के। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आते हैं? तो 51 के। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है इस समय? 11। पहले कितनी थी? 10। कहाँ से मूल कर्तव्य लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ, और पूर्व सोवियत संघ को आज हम क्या कहते हैं? रूस से लिए गए हैं। किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो 42वां संशोधन 1976। और जो 11वां मूल कर्तव्य है वो कब शामिल हुआ था? 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें यह कहा गया था कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाएं। उनका कर्तव्य है। तो ये लिखा भी है, मैंने मेंशन नीचे कर दिया था। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन
2002 द्वारा। चलिए अगला सवाल है और 2 सेकंड आपको मिलेंगे इस सवाल का जवाब लगाने में। लिखा हुआ है कि बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है। बटरफ्लाई शब्द है वो किस खेल में आता है। ऑप्शन है शतरंज, बी में है गोल्फ, सी में बैडमिंटन और डी में है तैराक। अपना आंसर आप जो है लगा लीजिए 2 सेकंड के भीतर। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है आप देख लीजिए। जो ऑप्शन सही है वो आप देख लीजिए कौन सा सही है। ठीक है, तो लगाएं इसका आंसर भैया। क्या है इस खेल का नाम? तो ये संबंधित है किससे? ये बटरफ्लाई शब्द का संबंध है किससे बेटा? तो जो बटरफ्लाई खेल शब्द है वो आता किससे संबंधित है? वो तैराकी। किससे आता है? बटरफ्लाई शब्द किस में आता है? तैराकी में। अब याद रख लो आगे के लिए, बटरफ्लाई जब तैरते हैं तो तितली की तरह ना हो जाते पर है, चलाते नहीं हाथ पैरों को। तो बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने मेंशन करा आपके लिए। और जो मैं बाद में मेंशन करता हूं जानकारी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वही सवाल मेंशन करता हूं जिनके आने की संभावना 90% से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखिए शतरंज में एक खेल का इस्तेमाल होता है। शतरंज का एक शब्द है, शतरंज में एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं चेकमेट। अब याद रखना चेकमेट शब्द का संबंध किससे है? शतरंज से चेकमेट। गोल्फ का एक शब्द है और वो है बंकर। तो बंकर शब्द का संबंध किससे है? गोल्फ से। बैडमिंटन में 2 शब्द याद रख लो, ड्यूस और स्मैश। ड्यूस और स्मैश खूब आते हैं पेपर में, खूब आते हैं। तो ड्यूस और स्मैश शब्दों का संबंध किससे है बेटा? बैडमिंटन से। तैराकी से एक शब्द संबंधित है जिसको क्या कहते हैं हम? बटरफ्लाई। और क्रिकेट का संबंध है एक शब्द से, चाइनामैन। सुना होगा। अब देखो एक खेल में बहुत सारे शब्द होते हैं, नहीं होते? जब तक लो आप एग्ज़ाम देंगे इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि 20 क्वेश्चन जो जीडी में करने के लिए आएंगे उनमें से आपको 18 सवाल 17 सवाल बिल्कुल सेम मिल जाएंगे रखे हुए, सेम मिल जाएंगे रखे हुए, अगर आपने तैयारी मन के साथ करी तो। ठीक है, और अगर एक दिन पढ़ेंगे एक दिन छोड़ेंगे तो आप जो है बहुत पीछे रह जाएंगे। यहाँ मैं वही चीज़ें आपको बताता हूँ जो पेपर में आने लायक होती हैं। ठीक है, दोबारा देख लो, चेकमेट संबंध शतरंज का है। ठीक है, बंकर शब्द है गोल्फ का। ड्यूस और स्मैश शब्द आते हैं किसमें? बैडमिंटन में। बटरफ्लाई शब्द आता है बेटा किसमें? तैराकी में। और चाइनामैन शब्द आता है किसमें? क्रिकेट में। चलिए अगला सवाल है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार संबलपुर पश्चिमी उड़ीसा में मनाया जाता है जिसमें नई फसल की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ फसल का पहला चावल खाते हैं। ठीक है, ये सवाल है, अभी पढ़ा रहे थे पिछले घंटे में। ठीक है, सवाल बनाने वाले को देखो आप, हम कितना कम लिखवाते हैं और सवाल बनाने वाला कितनी सारी बातों को लिखता है, लेकिन फिर भी कितना ही वो लिख दे। हम एक लाइन आपको लिखवाते हैं और उसी लाइन से आपको आंसर पकड़ना होता। आंसर तो मिल गया ना आपको, तो लगाइए अपना आंसर। क्या लगाओगे? विशु है, बोहाग बिहू है, बैसाखी है या नुआखाई है? 2 सेकंड में अपना आंसर लगा लीजिए। ठीक है, तो आपने आंसर लगा लिया होगा। तो भैया त्योहार कौन सा है जो उड़ीसा में मनाया जाता है? फसल जब आती है तो उसकी पूजा करते हैं उसमें, उसका नाम है नुआखाई। तो नुआ का मतलब होता है नया, खाई का मतलब होता है भोजन। जब नई फसल आती है, नया आहार आता है, तो पहले वहाँ के लोग भगवान को भोग लगाते हैं और फिर वो खुद खाते हैं नई फसल का चावल। उसे उड़ीसा में कहते हैं नुआखाई। ठीक है, और कौन कौन से इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है आपके लिए वो देख लीजिए। देखिए मैंने 5 शब्द यहाँ पर मेंशन करे हैं
और इम्पोर्टेंट है जो मैं कहता हूँ वो ऐसा नहीं है कि ऐसी लोकल वर्ड हो। नुआखाई का त्यौहार कहाँ मनाते हैं? बोलो। बैसाखी का त्यौहार कहाँ मनाते हैं? पंजाब और हरियाणा में। बोहाग या रोंगाली बिहू कहाँ मनाते हैं? असम में। बिशु कहाँ का त्यौहार है? केरल का, और ये मलयालम नववर्ष है। बेस्तु वर्ष कहाँ का त्यौहार है बेटा? तो गुजरात का, और ये गुजराती नववर्ष है। और ये समझ लो अगर आप जीडी में हैं, तैयारी मन के साथ कर रहे हैं, तो ये दो भी रट्टा मार दो, इन दो को भी अच्छे से कवर कर लो। पेपर में यहाँ से सवाल के आने की संभावना 90% है, ठीक है, 90%। तो नुआखाई उड़ीसा का त्यौहार है, बैसाखी पंजाब या हरियाणा का त्यौहार है, बोहाग या रोंगाली बिहू असम का त्यौहार है, बिशु जो है वो केरल का त्यौहार है, मलयालम नववर्ष बोलते हैं इसको, और बेस्तु जो है वो गुजरात का त्यौहार है, इसे गुजराती नववर्ष भी कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखो, ये सवाल लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं कि साक्षरता दर किसी दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के उस प्रतिशत से परिभाषित होती है जो शक्ति है। ऑप्शन पहला पढ़ और लिख, ऑप्शन बी केवल पढ़, ऑप्शन सी केवल बोल, ऑप्शन डी केवल लिख। दो सेकंड में अपना आंसर लगाइए। लगा दिया आंसर? अब देखिए किस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है? जो पढ़ और लिख सकता। अब बताओ ये जो सवाल एसएससी ने पूछा है, ये जीडी में सवाल आया था, ये सवाल भी जीडी में आया था। अब जब ये सवाल पूछा, बताओ ये किसी किताब में मिलेगा? अच्छा ना भी मिलेगा तो होएगा ना, ये सवाल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा विचार करें तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो साक्षर किसे माना जाता? जो पढ़ो लिख लेता है, ठीक है। एक आदमी का इंटरव्यू चल लिया था, मतलब कुछ लोग आए थे तो उससे बातचीत कर रहे थे उस लड़के से, तो बोले भाई तुम जो है कहाँ तक पढ़े लिखे हो? तो उसने कहा साहब मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। तो एक ने पूछा कि क्या लिख लेते हो? बोले यही समझ में नहीं आता मैं क्या लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ना नहीं जानता। अब क्या है ऐसा आदमी जो केवल लिख लेता है, पढ़ नहीं सकता, उसे साक्षर मानोगे? साक्षर के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, पढ़ना और लिखना। पिछली क्लास अगर आपने पढ़ी है तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी साक्षरता के लिए। जीडी की जब क्लास हमने पिछली बनाई थी तो हमने लिखा था कि भारत में साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। बताओ भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14%। भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46%। भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है, भारत में सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाला राज्य है केरल। भारत में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला राज्य है केरल। बोलो भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है? बोलो राजस्थान या बिहार? बिहार। भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार की है, भारत में सबसे कम पुरुष साक्षरता बिहार की है, और भारत में सबसे कम महिला साक्षरता राजस्थान की है, ठीक है। तो ये सब बात है। देखो अब ऐसा सवाल जो जब आएगा तो उसके लिए चीज़ें हमारे पास में पहले से मौजूद हैं, फिर भी मैंने रिवीजन के लिए दो बातें लिखवा दी थी। मैंने लिखवाया, देखिए दो बातों में ये बात है। मैंने क्या लिखवाया इसको देखिए आप, कि भारत में साक्षरता दर, ठीक है, तो भारत में कुल साक्षरता दर मैंने बताई है 74.04%। भारत में पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। भारत में महिला साक्षरता दर है 65.46%। ये पहले पिछली क्लासों में लिखवा दिया था, ठीक है। अब देखो साक्षर किसे कहते हैं? जो पढ़ना और लिखना जानता है वो साक्षर कहलाता है। ये जरूर आगे से याद रख लेना कि साक्षरता की जो गणना होती है बेटा, सरकार जब साक्षरता की गणना करती है तो 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को की साक्षरता की गणना होती है। 7 वर्ष से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति है
और वो लिखना और पढ़ना जानता है तो सरकार की नज़र में वो साक्षर है। लेकिन अगर 7 साल से कम है उस बच्चे की उम्र और वो लिखना और पढ़ना भी जानता तभी भी उसको साक्षरता के मामले में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या लिखा गया है और इसका जवाब आपको देना है। ये कह रहे हैं कि एंथोनी अम्लराज निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं। आपके पास में 2 सेकंड है, अपने आंसर को लगाइए। नाम है एंथोनी अम्लराज, कौन सा खेल खेलते हैं? 2 सेकंड में अपना आंसर लगा लीजिए, जो भी आपको आंसर लगाना है। गोल्फ, स्क्वैश, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। नाम है एंथोनी अम्लराज। चलिए इसका आंसर जो है वो स्क्वैश है। कौन सा खेल खेलते हैं वो? स्क्वैश खेलते हैं, सॉरी टेबल टेनिस खेलते हैं। नाम है उनका एंथोनी अम्लराज। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं, उनके नाम देख लो। गोल्फ के फेमस खिलाड़ी का नाम क्या है? जीव सिंह मिल्खा, पहले भी नाम लिखवाया था मैंने। अरे एक तो है मिल्खा सिंह, वो धावक हैं, और ये कौन है? जीव सिंह मिल्खा। ये कौन सा खेल खेलते हैं? गोल्फ। गोल्फ से एक शब्द बताया था, आज बताओ कौन सा है? बंकर बताया था। देखिए स्क्वैश के खिलाड़ी हैं कौन? सौरभ घोषाल। कौन सा खेल खेलते हैं? स्क्वैश। टेबल टेनिस खेलते हैं खिलाड़ी जिनका नाम है एंथोनी अम्लराज। बैडमिंटन के एक प्लेयर हैं जिनका नाम है सात्विक साईराज। रंकी रेड्डी या रंकी रेड्डी, ये रंकी रेड्डी है, ये रंकी रेड्डी है। बोलो, ये जोड़ी है 2 खिलाड़ियों की। बोलो, चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी। तो एक ही नाम लिखा मैंने उसमें से। कुश्ती के प्लेयर हैं एक, उनका नाम है बजरंग पूनिया। तो बजरंग पूनिया का खेल क्या बेटा? कुश्ती। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी का खेल कौन सा है? बैडमिंटन। एंथोनी अम्लराज का खेल कौन सा है? टेबल टेनिस। सौरभ घोषाल का खेल कौन सा है? स्क्वैश। और जीव सिंह मिल्खा का खेल कौन सा है? गोल्फ। ठीक है, पता तक नहीं चलेगा आपको कि कब एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर लिया, और वो भी जीके में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपने बना ली है। ठीक है, बस ये है कि कंटिन्यूटी चाहिए केवल। ठीक है, चलिए बेटा अगला सवाल। ये कह रहे हैं महालबारी, वैसे इसे महालबारी या महालबाड़ी कहते हैं। तो महालबाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? महालबाड़ी व्यवस्था को किसने बनाया था? महालबाड़ी व्यवस्था किसने बनाई थी? रिचर्ड वेलेस्ली ने, थॉमस मुर्रो, हॉल्ट मैकेंजी, अलेक्जेंडर रीड। किसने इस व्यवस्था को बनाया था? महालबाड़ी व्यवस्था को बनाया किसने था? इसका सूत्रधार कौन था? ठीक है, तो महालबाड़ी व्यवस्था को बनाया था। 2 सेकंड में अपना आंसर लगाइए पहले, आप जो भी लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, जो आंसर लगाना चाह रहे हैं वो अपना आंसर लगाइए। पेपर में जाकर भी तो आपको तुक्के लगाने की आदत हो जाती है ना, तो यहाँ चेक कर लो आप कि कितने तुक्के आपके सही हो जाएंगे। तो हॉल्ट मैकेंजी ने महालबाड़ी व्यवस्था को बनाया था। हॉल्ट मैकेंजी नाम याद रखेंगे। महालबाड़ी व्यवस्था, महाल शब्द का अर्थ होता है गांव। देखो मैंने यहाँ लिख दिया है चीज़ों को, इससे समझते रहना। महालबाड़ी व्यवस्था शुरू हुई थी 1822 में। इससे पहले वाले सवाल में मैंने स्थायी बंदोबस्त कराया था। 1793 में आया था स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस का, जो बंगाल से उसने लगाया था। बताया था नहीं बताया था? दूसरी व्यवस्था देखो, ये महालबाड़ी व्यवस्था को 1822 में शुरू किया गया था। इसको लागू किसने करा था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। लेकिन इसको तैयार किसने करा था? हॉल्ट मैकेंजी। और ये तैयार करना ही हमसे पूछ रहे हैं, इसका सूत्र हॉल्ट मैकेंजी ने दिया था। महाल का अर्थ क्या होता है बेटा?
गांव, ये भी सवाल आया था। रैयत का मतलब होता किसान, रैयत का मतलब क्या होता है? किसान। और महाल का मतलब क्या होता है? गांव। किस क्षेत्र में इसको लागू किया गया था? जैसे उत्तर प्रदेश के आगरा में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, और महालवाड़ी व्यवस्था को बनाया था हॉल्ट मैकेंजी ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां। लो जी, इस सवाल को आप खुद देखो और लॉजिक लगाओ, कोई कैसा सवाल आपको लग रहा है। ये कह रहे हैं डॉट डॉट बेसंगठित संस्थान है जो जमाकर्ताओं से जमा स्वीकार करते हैं और कर्जदारों को अग्रिम ऋण देते हैं। मतलब लोगों का पैसा जमा करेंगे और लोगों को कर्ज भी देंगे। ये काम कौन करता है? होटल वाले करते हैं। होटल वाले कर्ज देते हैं, रोटियाँ देते हैं, पैसे देते हैं तो हम है। अच्छा, ये काम अस्पताल वाले करते हैं, कर्ज देंगे अस्पताल वाले। ठीक है, अच्छा बैंक करता है ये काम, ये स्कूल में होता है। अब लो, बड़ी सिंपल सी बात हो गई। ये सवाल 2023 एसएससी जीडी का है। बताओ, ये पढ़ाया जाएगा किसी बच्चे को? अगर कोई बच्चा इतना भी आंसर नहीं लगा पा रहा है कि पैसे जमा कहाँ हो में है और लोन कहाँ से मिले है, अगर इतना भी किसी को नहीं पता, ठीक है, तो फिर उसके लिए बड़ा संकट है ना। चलिए, एक बात मैंने लिख दी है, उसको देख लेना। बैंक के बारे में लिखा है, जमाकर्ताओं से जमा लेना और कर्जदारों को कर्ज देना, ऋण देना, ये काम किसका है? बैंक का है। बैंक का काम होता है लोगों का पैसा जमा करना और लोगों को उधार देना, ये बैंक का काम है। चलिए अगला सवाल क्या है, इसको सुनिए। ये कह रहे हैं कि गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंगराजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? ये सवाल भी पिछले साल आया था एसएससी जीडी में। ये सवाल भी पिछले साल का है, 2023 का। सवाल यही है इसमें कि रंगराजन कमेटी ने गरीबी के लिए जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो कब सौंपी है सरकार को? ऑप्शन है 2010, 2012, 2014, 2016। आप अपना आंसर लगा लीजिए 2 सेकंड में, जो भी लगाना चाहते हैं, A, B, C, D करके। ठीक है, तो मैं बता दूं, इस सवाल का जवाब है 2014। अब देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इससे संबंधित जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने यहां मेंशन कर दिए हैं। ये लिखा हुआ है रंगराजन समिति या रंगराज समिति। रंगराज समिति का चलो पहले इतनी बता दें, रंगराज समिति का संबंध किससे था? गरीबी का आकलन। रंगराज समिति का गठन सरकार ने करा था 2012 में, लेकिन रंगराज समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी सरकार को 2014 में। रंगराज समिति ने गरीबी के आकलन के संबंध में 2 बातें बताई मुख्य रूप से, कि शहरों में अगर कोई 47 रुपये प्रतिदिन से कम खर्चा करता है तो वो गरीब है। ठीक है, और गांव में 32 रुपये से कम खर्च अगर कोई व्यक्ति करता है या उनके पास इतने से ज़्यादा पैसे नहीं है, 32 रुपये से पर डे के हिसाब से, तो वो व्यक्ति गरीब है। ये रिपोर्ट जरूर एक बार अपने दिमाग में बैठा लेना, हो सकता है अगली बार में इस रिपोर्ट से सवाल पूछ ले। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे भारत की सबसे अमीर महिला कौन है भाई। भारत का सबसे अमीर पुरुष तो पता होगा आपको, भारत की सबसे अमीर महिला का नाम बताओ। ऑप्शन लिखा हुआ सावित्री जिंदल, रेखा झुनझुनवाला, लिखा हुआ है विनोद गुप्ता, रेणुका जगतियानी। भारत की सबसे अमीर महिला का नाम बताना। 2 सेकंड में आप अपना आंसर लगाइए। ए आंसर है या बी आंसर है या सी आंसर है, डी आंसर है, लगाइए अपने आंसर। अगर आपने आंसर लगा लिया है तो मैं बता देता हूँ इस सवाल का जवाब। देखिए, इस सवाल का जवाब है बेटा सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल जो है वो भारत की सबसे अमीर महिला है 2024 में इस समय। ठीक है, फोर्ब्स की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ये मैंने लिख दिया है। भारत की सबसे अमीर महिलाएं हैं
नाम है पहले पे सावित्री जिंदल, दूसरे पे नाम है रेखा झुनझुनवाला, फिर विनोद गुप्ता है ये, और एक है रेणुका जगतियानी। ठीक है, तो सबसे अमीर महिला का नाम आपको बताना भारत की, उनका नाम है सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल। चलिए अगला सवाल सुनो। ये कह रहे हैं, इस सवाल को देखना लॉजिकल सवाल है और ये सवाल भी पढ़ाया हुआ नहीं होगा किसी का, ये आपको खुद अपनी बुद्धि से लगाना है इसका जवाब। राष्ट्रीय सुरक्षा कोमा सड़कें कोमा सरकारी प्रशासन किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण हैं? पहले ऑप्शन में निजी वस्तुएं, बी में लिखा हुआ है पूरक वस्तुएं, सी में लिखा हुआ है अनुपूरक वस्तुएं और डी में लिखा हुआ है सार्वजनिक वस्तुएं। जो भी आंसर आपको बेहतर लगता हो, ए बी सी डी, वो अपना आंसर आप लिखिए। ए बी सी डी अपना आंसर लिखिए। तो एक बात बताओ, मैं आंसर में लगा देता हूं, ये हैं सबकी सब सार्वजनिक वस्तुएं, डी ऑप्शन। देखो, जिन वस्तुओं पर सबका अधिकार है वो सार्वजनिक है या नहीं है? तो एक बात बताओ, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो सबके लिए है या नहीं है? नेशनल सिक्योरिटी जो है वो सब देशवासियों के लिए होती है नहीं होती है? बताओ, जो सड़कें हैं वो सड़कें सबके लिए है या नहीं है? अच्छा बताओ, जो सरकारी प्रशासन है, पुलिस वगैरह है, ये सब लोग हैं, ये सबकी हेल्प के लिए है या नहीं है? तो ये चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी? बोलो। ये सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत आएंगी। अच्छा खुद बताओ, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें, जैसे बैंक सुविधाएं हैं, तो बैंक की सुविधाएं सबके लिए है या नहीं है? ठीक है, तो मतलब कहने का यह है कि जो चीज़ें सबके लिए होती हैं उन्हें सार्वजनिक कहते हैं हम, उन्हें सार्वजनिक वस्तुएं बोला जाता। मैंने लिख भी दिया था एक लाइन में, देखिए, सार्वजनिक वस्तुओं में जैसे लिखा गया है राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें और सरकारी प्रशासन आदि जो है ये सब किस में आते हैं? सार्वजनिक वस्तुओं में। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? एशियाई, देखो, एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत की पहली महिला का नाम बताना है जिन्होंने तलवारबाजी में गोल्ड मेडल जीता है, सॉरी ब्रोंज मेडल जीता है, लेकिन पहला मेडल हमें मिला है तलवारबाजी में। ऑप्शन है भवानी देवी, मनु भाकर, मीराबाई चानू, निकत जरीन। क्या आंसर लगाना चाहोगे? आपके सामने 4 विकल्प मौजूद हैं, अपने सवाल को देखिए और उसके हिसाब से आंसर लगा दीजिए 2 सेकंड में। लगा दिया आंसर? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए भवानी देवी। ठीक है, तलवार चलाती हैं वो और तलवारबाजी उनका गेम्स है। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था बूशी में, और बूशी है चीन में। कांस्य पदक किसने जीता है? तो भारत की प्लेयर हैं जिनका नाम है भवानी देवी ने। किस खेल में मिला है? तलवारबाजी में। और भारत ने तलवारबाजी में एशियन चैंपियनशिप में पहली बार पदक जीता। पदक, गोल्ड तो दूसरी बात है, पदक जीतना भी, अभी तक पदक का खाता नहीं किसी महिला ने खोला था। अगला सवाल देखो क्या लिखा गया भैया। कह रहे हैं हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? हर्षवर्धन ने संस्कृत में कितने नाटक लिखे थे? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। अपना आंसर फटाफट लगा दीजिए 2 सेकंड के अंदर। अगर आपने अपना आंसर लगा दिया है तो फिर मैं अपना आंसर लगाऊं। तो मेरा आंसर है बेटा, मेरा आंसर है हर्षवर्धन के संस्कृत में कितने नाटक थे? 3, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। थे या नहीं थे? और तीनों संस्कृत में लिखे थे हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेश्वर थी और दूसरी राजधानी कोई बताएगा मुझे? कन्नौज। देखिए ये मैंने लिखा है, हर्षवर्धन के नाटक लिखे मैंने, ये तीनों हर्षवर्धन के नाटक लिखे हैं।
पहला नाटक है नागानंद, दूसरा है प्रियदर्शिका, तीसरा है रत्नावली, और तीनों की भाषा क्या है? संस्कृत। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट। बाणभट्ट ने एक किताब लिखी थी हर्षचरित, और एक किताब लिखी थी कादम्बरी। कादम्बरी का लेखक खूब आता है। कादम्बरी का लेखक कौन है? बाणभट्ट। ठीक है, चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं। और अगले सवाल में क्या कह रहे हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से मशवरा ले सकता है, सलाह ले सकता है? आर्टिकल 143, आर्टिकल 153, आर्टिकल 352 और आर्टिकल नंबर 76 मतलब 76। अपना आंसर लगा दीजिए 2 सेकंड के भीतर। तो अगर आपने आंसर लगा लिया है तो मैं बात बता दूं, वो आर्टिकल है 143। मैंने लिखा भी है, मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो लिख दी हैं आपके लिए। मैंने ये लिखा, देखिए अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का राष्ट्रपति का अधिकार। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से मशवरा ले सकता है आर्टिकल नंबर 143 के तहत। आर्टिकल 153 में क्या है? राज्यपाल का पद आता है। आर्टिकल नंबर 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल नंबर 76 में क्या है? महान्यायवादी का पद। महान्यायवादी का पद आर्टिकल नंबर 76 में है, और महान्यायवादी के लिए विशेष अधिकार आर्टिकल 88 में है, 88 में। ठीक है, 88 में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से है? उत्तर प्रदेश का कौन सा इनमें से लोक नृत्य है ये आपको बताना है। कजरी है, लावणी है, घूमर है या कुचिपुड़ी है? 2 सेकंड में अपना जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? जवाब लिख लिया आपने? तो बेटा देखिए, कजरी जो है वो यूपी का लोक नृत्य है। ठीक है, जबकि लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। घूमर राजस्थान का, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। मैंने लिख भी दिया है, इन सब चीज़ों को मेंशन कर दिया है, ये लिखे हुए हैं आपके लिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जीडी में उतना तैयार करें जितना उसके अंडर में आता है, ज़्यादा गहराई में चीज़ों को ना पढ़ें, क्योंकि नहीं तो इम्पोर्टेंट चीज़ें छूट जाती है। ठीक है, कजरी कहाँ का भैया? उत्तर प्रदेश का। लावड़ी कहाँ का है नृत्य? महाराष्ट्र का, लावड़ी और तमाशा। ऐसी घूमर कहाँ का बेटा? तो राजस्थान का। ऐसी कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और ऐसी गरबा कहाँ का है? गुजरात का। तो गरबा गुजरात का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, लावड़ी महाराष्ट्र का, घूमर राजस्थान का, और कजरी उत्तर प्रदेश का। चलिए अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल कुछ इस तरह से है, और ये सवाल पिछले साल एसएससी जीडी में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध गोवा से है? गोवा से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है? ऑप्शन है कोलकली, ऑप्शन है देखनी, ऑप्शन है लाबा, और एक ऑप्शन है लामा। ठीक है, अब ऐसा सवाल जब पेपर में आ जाता है ना, तो वो जो तोते हैं ना जो दिमाग में बैठे हुए वो उड़ जाते हैं। घूमर, रऊफ, यक्षगान है ना, कुचिपुड़ी है ना, ये कोई काम में नहीं आता, क्योंकि ऐसे नए नाम देती है एसएससी कभी कभी कि बड़ा मुश्किल होता आपके लिए। आप प्रैक्टिस कर लोगे, सवाल फंस जाएंगे आपके लिए। मैंने कहा ना 15, 16, 17, 18, 15 से कम का मतलब ही नहीं बनता है ना। 17, 18 नंबर 20 में सारा आराम से आपको मिल जाएंगे, ऐसा प्रिपेयर करोगे तो आप। तो भैया मैं आपको बताऊं, आप पहले अपना आंसर लगा लीजिए 2 सेकंड में, और अगर आपने आंसर लगा लिया है तो फिर मैं बताता हूं, वो है देखनी। तो फिर बताओ मुझे कोलकली कहाँ का है? कोलकली कहाँ का है? लावा कहाँ का है? लामा कहाँ का है? ठीक है, ये भी लोक नृत्य हैं, तो मैंने वो नीचे मेंशन कर दिए हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने देखो यहाँ सजा कर रख दी है।
ये मैंने यहाँ सजा रखी है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। कोलकली लोक नृत्य कहाँ का है? केरल का। इंपॉर्टेंट है, याद रखो। देखनी मैंने अभी बताया था गोवा का लोक नृत्य है बेटा। लावा कहाँ का है? लक्षद्वीप का। लामा कहाँ का? सिक्किम का। और पंथी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। इम्पोर्टेंट हैं, जीडी में कहीं ना कहीं ये जो हैं लिखे हुए, इनमें से कुछ ना कुछ आपको पेपर में ज़रूर मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोलकली कहाँ का है? केरल का। देखनी कहाँ का है? गोवा का। लावा कहाँ का है? लक्षद्वीप का। लामा कहाँ का है? सिक्किम का। और पंथी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। चलिए अगले सवाल की तरफ अगर हम चलें तो लिखा हुआ है, अगस्त 2024 में भारत ने छोटी नदी पुनर्जीवन और प्रबंधन में उत्कृष्टता लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? हमारे वाले सेट में ऐसे वैसे सवाल नहीं मिलेंगे आपको, सवाल सब इम्पोर्टेंट मिलेंगे जो कि पेपर में आने लायक हो। उसी बेस पर हम सेट तैयार करते हैं अपना, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि ये करंट का सवाल है, तो कैसा करंट का सवाल है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम जो आपको करंट पढ़ा रहे हैं, अभी मैं ना पहला लेकर चल लिया हूँ। हर सवाल के साथ में पहला शब्द आ रहा नहीं आ रहा। पहली महिला सूबेदार, पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, है ना, पहली IPS अधिकारी, अभी पहले चल रहे हैं। फिर योजना चलाएंगे, ये जो हमारा करंट चल रहा है ना, एक स्टेप में है कि जो पहली चीज़ें हैं उनको कवर कर लें, फिर उसके बाद में जो समझौते हैं उनको एक जगह कवर करेंगे, अभ्यास एक जगह कवर करेंगे, है ना, एक्सरसाइज जो हुई है, इस तरीके से लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि अगस्त 2024 में भारत ने छोटी नदी पुनर्जीवन, जो छोटी नदियां लगभग सूख चुकी हैं भारत में, उनको कैसे पुनर्जीवित किया जाए और प्रबंधन उनको कैसे मैनेज किया जाए, इस काम में उत्कृष्टता लाने के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन पहले में है सऊदी अरब। अब सऊदी अरब में तो खुद ही अरब है, खुद ही रेगिस्तान है, वो क्या नदियों के बारे में बेचारा जाने, ठीक है। लिखा है डेनमार्क, हो सकता है, लिखा है सिंगापुर, लिखा है फिनलैंड, ठीक है। तो जल्दी से 2 सेकंड में अपना आंसर लगा दीजिए, और अगर आप लोगों ने आंसर लगा दिया है तो फिर हम इसका आंसर भी क्लियर कर देते हैं। कर दें आंसर ओपन, वो है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोई बताएगा? कोपनहेगन। मैंने लिखा है ये समझौता किस किस के बीच में हुआ है, तो भारत सरकार, डेनमार्क गवर्नमेंट और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जो नदियां छोटी हैं उनको पुनर्जीवित करना है, उनका प्रबंधन करना है, उसको उत्कृष्ट बनाना है, इसके लिए 3 लोगों ने हाथ मिलाया है, समझौता हुआ है। भारत सरकार है, बनारस यूनिवर्सिटी है BHU, और डेनमार्क है। करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, कला विज्ञ पंडित शिव कुमार शर्मा ने हिंदुस्तानी संगीत में वाद्य यंत्र की भूमिका में क्रांति ला दी। ऑप्शन है बांसुरी, सरोद, संतूर या फिर सितार। अपना आंसर 2 सेकंड में लगा दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? नाम सामने लिखा हुआ पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा। ABCD जो भी आंसर है वो लगा लें। तो अगर आपने आंसर लगा लिया है तो फिर आंसर लगा मैं, तो पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? संतूर। और यह सवाल पहले भी आ गया है, आया था, पहले भी सवाल आया था। संतूर कहाँ का वाद्य यंत्र है? जम्मू कश्मीर का। और हुडका उत्तराखंड का, ठीक है, उत्तराखंड का हुडका है। लिखवाएंगे एक दिन को ये सब चीज़ें। मैंने लिखा देखो 5 नाम आपके लिए मेंशन करे हैं, सजा कर रखे हैं बहुत अच्छे से ये 5 नाम। बांसुरी के सबसे बड़े कलाकार हरि प्रसाद चौरसिया, या तो कृष्ण ने बांसुरी बजाई या चौरसिया ने बांसुरी बजाई है, हरि प्रसाद चौरसिया। सरोद के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं कौन? अमजद अली खान, सरोद वादक। संतूर के कलाकार कौन थे? पंडित शिव कुमार शर्मा। सितार के कलाकार कौन थे? पंडित रविशंकर। और शहनाई किसने बजाई?
बिस्मिल्लाह खान है। पांचों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडी के लिए परफेक्ट है। ऐसे नाम आते हैं पेपर में, वो अलग बात है कि सवाल को वो थोड़ा बड़ा बनाएगा या छोटा बनाएगा, लेकिन सवाल का आंसर जरूर आपको मिल जाएगा, ये तय बात है। अगले सवाल में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना कब लॉन्च हुई थी? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना, मुफ्त बिजली योजना कब लॉन्च हुई थी? ऑप्शन है जनवरी 2024, फरवरी 2024, मार्च 2024 और मार्च के बाद में लिखा हुआ अगस्त 2024। अपना ऑप्शन लगाइए 2 सेकंड में, A, B, C, D। अगर आपने आंसर लगा लिया है तो इसका सही आंसर है फरवरी 2024 को। अयोध्या में राम मंदिर जो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद वो दिल्ली पहुँचे और वहीं जाते ही उन्होंने कह दिया कि हम इस प्लान को ओपन कर रहे हैं, ये योजना ला रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो इस योजना में क्या है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फरवरी 2024 में लॉन्च हुई थी। 300 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं इसमें। एक्चुअल में क्या है, वो घर के छत पे सोलर प्लांट लगा के बिजली का उत्पादन किया जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, आखिरी सवाल, अगला सवाल 20वां सवाल है और ये लिखा हुआ है कि भारी जल की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन 4 हैं, ए में यूरे, बी में कैवेंडिश, सी में रदरफोर्ड और डी में टॉमसन। 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। जल्दी से अपना आंसर लगा लीजिए, और आपने आंसर लगा लिया है तो आंसर लगा दें इसका हम भी। तो लॉक कर दें भाई इसको, तो लॉक कर दिया, लो नाम है यूरे। भारी जल की खोज किसने करी थी? यूरे ने। क्या आपके लिए विशेष लिखा गया है भारी जल का अन्य नाम क्या है? गुरुजल भी कहते हैं भारी जल को। भारी जल का सूत्र D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं उसको। भारी जल की खोज यूरे ने करी थी, नोबेल में मिला था इस काम के लिए। भारी जल का उपयोग कहाँ करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, अर्थात न्यूट्रॉनों की गति को कम करने में भारी जल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लास देखी है भैया, वो अपना कमेंट करके बताएं कितने कितने क्वेश्चन सही हो गए। बाकी ऑफलाइन वालों से पूछ लेते हैं क्या क्या हाल रहा है उनका, ठीक है। चलो।